हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो जैव मंडल होते हैं वो उसमें जैविक और अजैविक दोनों कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि जो जैविक कंपोनेंट होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं अजैविक कंपोनेंट पे। वो अपने जीवन निर्वाह के लिए अजैविक तत्वों पर निर्भर होते हैं। एक दूसरे के साथ ये परस्पर अंतरक्रिया करते हैं, जैविक और अजैविक कंपोनेंट। तो उसी को हम लेकर पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी का जो डेफिनेशन होता है, पारिस्थितिकी एक क्रियात्मक इकाई है जिसमें जीवधारियों का पर्यावरण पर तथा पर्यावरण का जीवधारियों पर पड़ने वाले पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था। इकोलॉजी के अभी हमने पढ़ा है, इसमें दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक। तो जैविक घटक जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जो उत्पादक होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। उपभोक्ता होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। उसी में हम बात करेंगे सर्वाहारी। जो सर्वाहारी होते हैं वो भोजन के लिए पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि ये सभी को खाते हैं, इसीलिए इन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। उनमें से मनुष्य भी एक है, जिसे मनुष्य भी सर्वाहारी में गिना जाता है। अब हम आएंगे अपघटक। जो अपघटक होते हैं, अपघटक जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में ब्रेक करते हैं, उसको अपघटित करते हैं। एग्जाम्पल जीवाणु, कवक, सूक्ष्म जीव, ये है जैविक घटक। अब हम आते हैं पोषण पे। जो इनका न्यूट्रिशन होता है, जैविक पदार्थों, जैविक जो तत्व होते हैं जैसे पशु पक्षी पेड़ पौधे होते हैं, उनका किस तरह से होता है। तो ये चार प्रकार के होते हैं, समभोजी, परजीवी, सहजीवी और मृतोपजीवी। जो समभोजी होते हैं वो चार तरह के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपमार्जक। अपमार्जक में हमने गिद्ध और चील को भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो अपमार्जक होते हैं वो मृत जीव जंतुओं या तो मृत पदार्थों का आते हैं, इस वजह से इन्हें अपमार्जक कहा जाता है। अब हम आते हैं परजीवी पर। परजीवी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पैरा प्लस सीटोस। पैरा का अर्थ होता है पास, सीटोस का अर्थ होता है पोषण। मतलब जो उनके पास में जो प्राणी होते हैं उन्हीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जो प्राणी दूसरे प्राणी के संपर्क में स्थायी या अस्थायी रूप में रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल, टेपवर्म, गोलकृमि, मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम। इसमें क्या होता है कि जो भी जीव जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर दूसरे जीवों का निर्वहन करते हैं जो उनके कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे कि जो अमरबेल होता है वो उसी पेड़ को खाता है जिस पेड़ पर वो रहता है। तो किसी न किसी तरह ये अपना तो लाभ प्राप्त कर रहा है, लेकिन दूसरा जो जीव है जिसके संपर्क में है उससे उसे लाभ नहीं मिल रहा है। अब हम करते हैं सहजीवी। सहजीवी का होता है दो जीवों के बीच पारस्परिक कल्याणकारी संबंध। इसमें दोनों जीवों का एक दूसरे से परस्पर लाभ होता है, दोनों लाभ प्राप्त करते हैं खाद्य के रूप में। जैसे हो गया लाइकेन, कवक प्लस शैवाल। तो इसमें जो कवक है वो भोजन बनाता है और शैवाल वो उस भोजन की प्राप्ति करता है। फिर उसके बाद हम आते हैं मृतोपजीवी पोषण। सैप्रोसाइड्स, सैप्रोस मीन्स होता है टू एब्सॉर्ब। ये क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में ब्रेक करते हैं, अपघटित करते हैं, जिससे कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेस पे, जैसे किस तरह से जो जैविक कंपोनेंट होते हैं वो भोजन किस तरह से प्राप्त करते, किस तरह से ये एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, साइकिल बनाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, पौधे जो होते हैं वो भोजन बनाते हैं और ये जल और खनिज लवण का अवशोषण मृदा से करते हैं। पौधों को प्राइमरी उपभोक्ता खाते हैं, फिर प्राइमरी को द्वितीयक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक को तृतीयक उपभोक्ता खाते हैं, फिर जो तृतीयक उपभोक्ता मृत पदार्थों को अपघटक खाते हैं, जिसे हम अकार्बनिक को अकार्बनिक पदार्थ में वो उसको चेंज करते हैं। फिर जो ये अपघटक है, जो जब ये कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं तो जो कार्बनिक पदार्थ है वो मृदा में मिलकर ह्यूमस का निर्माण करते हैं। हमें पता है जो मृदा है उसी को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस मीन्स जो मृदा उपजाऊ होती है। अब हम बात करेंगे लिंडेमान का नियम।
लिंडेमान का जो नियम है उसे 10% का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी पोषण स्तर से जाने वाली ऊर्जा 10% उच्चतर पोषण स्तर में ही आगे जाती है। जैसे हम बात करते हैं कि जो भी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा उनके पास एनर्जी होती है। जो सबसे ऊंचे स्तर के उपभोक्ता होते हैं, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, उनके पास सबसे कम एनर्जी होती है, क्योंकि प्रत्येक उच्चतर स्तर में क्या होता है, ऊर्जा का 90% हास होता है, केवल 10% ही एनर्जी वो एब्जॉर्ब करते हैं। इसी वजह से जो मैक्सिमम उपभोक्ता है वो 3 श्रेणियों तक ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे प्लांट को इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्ट को माउस, फिर देन आउल। तो हर्बीवोरस जो है, जो इंसेक्ट के पास केवल 10% एनर्जी आई, फिर माउस के पास उसका 10% केवल आया, 1%, फिर उसके बाद आउल का आया 0.1%। इससे हम ये देखते हैं कि जो प्रत्येक स्तर है उससे जो एनर्जी का हास हो रहा है 90% हो रहा है, और जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो केवल 10% ही एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है। अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से जो सारे जो जैविक कंपोनेंट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। तो इसको हम पढ़ेंगे फूड चेन, खाद्य श्रृंखला के द्वारा। तो भोजन या ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर परितंत्र में विभिन्न जातियों के बीच संबंध होता है, उसी को हम फूड चेन कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। हम एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझते हैं। तो जो ये हमने लिखा है ये 3 चरण, 4 चरण और 5 चरण, इसको हम पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट में पढ़ते हैं 3 चरणों वाले खाद्य श्रृंखला। इसमें केवल 3 ही स्टेप होते हैं। जैसे घास है उसको हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है। या तो वो 4 चरण के होंगे, घास, कीट, मेंढक और पक्षी। इसमें जो उच्चतर उपभोक्ता है वो है पक्षी। 5 चरण वाले में हम पढ़ेंगे घास को कीट खाता है, कीट को मेंढक, मेंढक को सांप और पक्षी। इस तरह से जो खाद्य श्रृंखला होती है वो होती है या तो 3 चरण की होगी, या तो 4 चरण की होगी, या तो मैक्सिमम वो 5 चरण की होगी। तो सबसे ज्यादा जो खाद्य श्रृंखला होती है वो 5 चरण वाली होती है। अब हम बात करेंगे खाद्य जाल। जो खाद्य जाल होता है मीन्स फूड वेब। अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर जुड़कर एक खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। तो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि जो पौधे हैं, ठीक है, अब हम कई ढेर सारे फूड चेन को पढ़ेंगे, फिर वो किस तरह से इंटरकनेक्ट होकर फूड वेब बना रहे हैं। ये होते हैं, पौधे को खरगोश खा रहा है, फिर खरगोश को बाज खा रहा है, तो इसमें बाज फिर उच्चतर हो गया। फिर पौधे को चूहा खा रहा है, चूहे को बाज, फिर पौधे को चूहा खा रहा है, चूहे को सांप। इस तरह इसमें 5-6 जो है फूड चेन इन्वॉल्व है और ये कनेक्ट हो रहा है सारा। तो ये क्या बना रहे हैं, खाद्य जाल बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो अनेक खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो परस्पर जुड़कर खाद्य जाल बनाती हैं। अब हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड को। हम जैसे खाद्य श्रृंखला में जो प्रत्येक जीव है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो उसी को अब हम पिरामिड के तौर पे चित्रों के द्वारा आलेखित करेंगे कि प्रत्येक जीव जंतु की संख्या कितनी है, या तो भार कितना है, या तो उनमें कितनी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो इसी को हम पिरामिड के रूप में पढ़ते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, प्रथम पोषण स्तर को आधार मानकर उत्तरोत्तर पोषण स्तरों को चित्र आलेख द्वारा निरूपित किया जाए तो एक स्तूप का या मानचित्र का निर्माण हो जाता है, मानचित्र प्रदर्शित होता है। इसी को हम पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है या तो उसकी खोज करता है वो चार्ल्स एल्टन, जिन्होंने 1927 में इसकी खोज की थी। जो पारिस्थितिकी पिरामिड है वो 3 प्रकार का होता है, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। अब हम 1 बाय 1 करके हम इसको समझते हैं। तो जीव संख्या का पिरामिड जो होता है, इस पिरामिड का निर्माण, अब हम पढ़ेंगे पिरामिड। तो पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। तो जब हम फूड चेन में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो उपभोक्ता होते हैं, उत्पादक से लेकर जो भी अपघटक होते हैं, जितने भी फूड चेन में आते हैं, उनकी संख्या कितनी है, मतलब हर एक स्तर पे उनकी संख्या कितनी होती है। तो उस आधार पे हम इसको जीव संख्या का पिरामिड हम इसको शो करेंगे कि ये कैसे है, उनकी संख्या कितनी है प्रत्येक स्तर पे। फिर जीव भार का पिरामिड, तो प्रत्येक स्तर पे जीवों के भार के द्वारा हम इस पिरामिड को बनाते हैं। फिर आता है ऊर्जा पिरामिड कि उनकी एनर्जी में कितना ट्रांसफर हो रहा है, प्रत्येक स्तर पे कितनी एनर्जी है उसके आधार पे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं जीव संख्या का पिरामिड।
तो जो जीव संख्या का पिरामिड है, हम 3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, घास स्थल का पिरामिड, तालाब का पिरामिड और वन का पिरामिड। ठीक है, तो जो घास स्थल और तालाब का जो पिरामिड होता है जीव संख्या का, वो हमेशा सीधा बनता है। हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे घास स्थल से। तो घास स्थल में होती है जो संख्या सबसे ज्यादा होती है, बहुत ही मात्रा में घास होते हैं, और उससे खाने वाले जो खरगोश होते हैं वो कम संख्या में होते हैं, जो बाज होते हैं उससे भी कम संख्या में होते हैं। इस वजह से जो प्रत्येक स्तर पे है वो जीवों की संख्या घट रही है। इस वजह से ये क्या है, सीधा पिरामिड है। अब हम आएंगे तालाब पर। तो तालाब में जो उत्पादक होते हैं वो शैवाल होते हैं। तो शैवाल को हरी मछलियां खाती है, सबसे ज्यादा शैवाल होते हैं, उससे कम छोटी मछलियां होती हैं और सबसे कम बड़ी मछलियां होती है। इस वजह से जो तालाब का भी पिरामिड है जीव संख्या का, वो सीधा बन रहा है। फिर हम बात करते हैं वन पे। तो वन का जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है जीव संख्या के लिए, क्योंकि हम वन में लेते हैं जो पेड़ होते हैं, एक पेड़ है उस पे कई पक्षी उड़ते हैं और कई पक्षियों को कई ढेर सारे जानवर खाते हैं। इस वजह से इनका क्या है, प्रत्येक स्तर पे संख्या बढ़ती जा रही है। अब हम आएंगे जीव भार के पिरामिड पे। तो जो जीव भार का पिरामिड में हम ये पढ़ेंगे कि प्रत्येक स्तर पर जीवों का भार कितना है। तो भार का पिरामिड, तो जीव भार का पिरामिड हम पढ़ेंगे घास स्थल और तालाब का पिरामिड। तो इसको हमने उल्टा बना दिया है। तो घास स्थल को हमने राइट साइड में बढ़ाया, घास स्थल को हमने राइट साइड में बनाया है। तो जो घास है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी होती है, वेट कम होता है लेकिन ज्यादा क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वेट बहुत ज्यादा हो गया इनका। फिर उसको हिरन, कुछ हिरन है हमारे पृथ्वी में पता है, तो इनकी जनसंख्या बहुत कम है, तो इनका वेट क्या होगा, घास से कम होगा। और शेर तो बहुत ही ज्यादा कम है, इस वजह से इसका जो पिरामिड है हमेशा सीधा बनता है। अब हम बात करते हैं तालाब का पिरामिड। तो जो तालाब में प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो शैवाल होते हैं, इनका वेट बहुत कम होते हैं। फिर छोटी मछलियों का वेट इनसे ज्यादा होता है, बड़ी मछलियों का वेट इनसे ज्यादा होता है। इसलिए जो जीव भार का पिरामिड होता है तालाब का, वो हमेशा उल्टा बनता है। अब हम इसी में पढ़ लेंगे ऊर्जा का पिरामिड। तो जो हमें पता है कि ऊर्जा का पिरामिड जो होता है, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि जो ऊर्जा का प्रवाह है वो हमेशा एक दिशा में होता है, इसलिए ये सदैव सीधा बनता है। इसमें लिंडेमान के 10% नियम का बहुत रोल है। इसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक स्तर पे केवल 10% ऊर्जा का ही ट्रांसमिशन होगा, मतलब कि प्रत्येक उच्चतर स्तर में क्या होगा, जो एनर्जी है वो कम ट्रांसफर होगी। तो सबसे निचली एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिर उसके ऊपर एनर्जी कम होती जाती है, इसलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा। अगले लेक्चर में अब हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। तब तक के लिए नमस्कार।